ओम शांति। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक मुलाकात में। मित्रों, कहते हैं कि अगर हौसले मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है, और ऐसे ही हर मुश्किल को आसान करने वाली आज की हमारी मेहमान है एबीपी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी। तो आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक मुलाकात में। शुक्रिया। चित्रा जी, आप न्यूज एंकर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप शोज प्रोड्यूस भी करती हैं। ये सब कैसे हुआ? मतलब बचपन से ही आपका लक्ष्य क्लियर था या इट हैपेंड एक्सीडेंटली? नहीं, ये बचपन का मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं आर्मी में जाना चाहती थी। मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया हुआ है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ दिल्ली में। गार्ड ऑफ ऑनर, जब 26 जनवरी की परेड यहाँ पर होती है तो गार्ड ऑफ ऑनर को मैंने कमांड किया था। तो सब लोग कहते थे कि ये आर्मी में जाएगी। सबका ख्वाब था, मेरा खुद का भी यूनिफॉर्म पहन के जब मैं अपने स्कूल कॉलेज जाती थी। लेकिन अचानक से ही, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गोरखपुर एक बहुत छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब बड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहीं से आए हैं, आदित्यनाथ योगी जी। लेकिन पहले इसकी इतनी बड़ी पहचान नहीं थी। गोरखपुर में मैंने पढ़ाई की, वहां पर एनसीसी ज्वाइन की। बाद में एक वहां लोकल चैनल खुला, तो वहां पर युवाओं को मौका मिला एंकरिंग करने का, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला, लोगों ने पसंद भी किया, और उसी एंकरिंग की बदौलत मेरा सिलेक्शन हो गया ईटीवी हैदराबाद में। मैं वहां पर तकरीबन 1 साल रही। उसके बाद न्यूज 24, देन सहारा समय, फिर इंडिया न्यूज रही मैं तकरीबन 3 साल, और अभी मैं एबीपी न्यूज चैनल में एंकर हूँ। तो इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा सफर रहा। वो सत्या चैनल का मौका मिलना, कह सकते हैं कि मीडिया में एक तरह से मेरा आना हुआ। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं आर्मी में होती, आर्मी ऑफिसर बन के देश की सेवा कर रही होती। लेकिन हाँ, मैं अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूँ। उसके पहले जब गोरखपुर में मैं सत्या चैनल में काम करती थी, गोरखपुर दूरदर्शन के लिए भी कृषि का प्रोग्राम होता था, उसके लिए भी एंकरिंग करती थी। तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि अगर तुम सीखोगी तो बहुत अच्छा कर ले जाओगी मीडिया में। तो वहां से मेरी शुरुआत। तो चित्रा जी, जैसे आपने बताया कि आपके लिए, आपको फैमिली वालों ने कहा कि आप एंकर बनती हैं, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। डेफिनेटली हम जानते हैं कि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज प्ले करती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमें अवेयर करें कि किस रीति से ये समाज में एक अपनी जो इमेज स्थापन किए हुए है, आज वर्तमान सिचुएशन कैसी है? देखिए, हर एक, चाहे वो संस्था हो चाहे वो व्यक्ति हो, बुराई अच्छाई हर जगह होती है। मीडिया में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, तो छोटी छोटी बहुत सारी कुछ बुराइयां भी हैं जिनको दूर किए जाने की जरूरत है। और हिंदुस्तान का मीडिया अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना कि हम बाकी दूसरे देशों में देखते हैं। लेकिन हाँ, उस राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में एक चीज यकीन मानिए, मीडिया ने जिस तरह का अहम रोल इस वक्त अदा किया है, वो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। हम लोगों की आवाज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी मुश्किलों के बारे में न सरकार को सरोकार है, न ही सामाजिक संस्थाएं दुनिया भर की जो चलती हैं उनकी। लेकिन मीडिया में जैसे ही वो खबर सामने आती है, उनकी हेल्प शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे करप्शन के मामले होते हैं जो हो सकता है सरकार को पता हो, लेकिन ढिलाई बरती जाती है। लेकिन जैसे ही वो खबरें न्यूज चैनल पर चलने आती है, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इसका रोल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कई बार ऐसा होता है, जो खबरें हमें चैनल पे नहीं देखने को मिलती हैं, वो खबरें ज्यादा मुखर होकर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनाई देती हैं। कमियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, मीडिया अपनी उसी भूमिका को पुरजोर तरीके से निभा रहा है। और इस बात को भी हम यकीन से कह सकते हैं कि उसमें जो कमियां हैं, आगे आने वाले वक्त में मेरे और आप जैसे लोग ही उन कमियों को जरूर दूर कर लेंगे। मीडिया पावरफुल है, ये तो हम सभी जानते हैं। मीडिया में जो कमियां हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हम दोनों ही एंकर हैं यहाँ पर। जब हम एंकरिंग के लिए जाते हैं, तो एंकर बनने की पहली शर्त क्या होती है, खासतौर से फीमेल के लिए? वो सुंदर दिखती हो, उसके पास कितना दिमाग है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये चीजें पीछे छूट जाती हैं आज के दौर में। सुंदरता उसका पैमाना हो जाता है, ये गलत है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है जो बहुत टैलेंटेड होती हैं, बहुत अच्छा वो कर सकती हैं, लेकिन चूंकि पहले पायदान पर आने के पहले ही उनको पीछे धकेल दिया जाता है, तो इसको दूर किए जाने की जरूरत है। आप देखेंगे मीडिया में 80% अगर पुरुष हैं, तो 20% भी महिलाएं अगर कहीं मिल जाएं, तो मानिए कि चलिए वो संस्था महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। महिलाओं की संख्या बहुत कम है, उसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। हमें बराबर का अधिकार चाहिए मीडिया में। मीडिया के जितने भी टॉप लेवल के चैनल हैं, आप देखेंगे हर जगह पुरुष काबिज हैं। वहां पर महिलाओं को मौका दिया जाना चाहिए, और मौका मिलेगा तभी वो अपने काम से बता पाएंगी कि देखिए हम में इतनी ताकत है, इतना दम है, इतनी शक्ति है कि हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन
वो मीडिया मुझे लगता है कि अभी मौका नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, आगे आने वाले वक्त में हम लोग उसको जरूर दूर कर लेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। चित्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए बीइंग अ वुमन ये सब करना, जितना आपने अभी तक हासिल किया है, वो कितना डिफिकल्ट रहा? कोई चैलेंजेस? चैलेंजिंग तो होता है, जैसे हम बाहर जाते हैं, जब भी शूट पर जाते हैं, सुबह से शाम तक आपको खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं। जैसे मैं जिक्र करूं, मैं 2014 की मैं बात बता रही हूँ, जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई हुई थी, उस दौरान मैं रिपोर्टिंग के लिए वहां पर गई हुई थी। तो वहां पर बहुत तरह के, कश्मीर का माहौल थोड़ा सा अलग है। वहां के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं या दिखावा करते हैं कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं। तो वहां पर आपको खड़े होकर उनके बीच से रिपोर्टिंग करना है, उनको दिखाना है कि हमारी इंडियन आर्मी अच्छा कर रही है, लेकिन उसी इंडियन आर्मी का कुछ लोग वहां पर विरोध करते हैं। तो इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको। मैंने देखा था, मैं कश्मीर का जिक्र करूं, वहां पे बहुत सारी मुश्किलें थी, तो ये बहुत हैरानी होती थी। कश्मीर में ही हमारे साथ हुआ, जब बहुत सारे 200 लोग घेर लेते हैं, मैं, मेरा कैमरामैन, और सिर्फ ये हम दो के साथ नहीं, ये दिल्ली से जो भी टीमें गई हुई थी, तकरीबन हर टीम के साथ इस तरह की दिक्कत आई। 200 लोग घेर लिए, अब वहां पे नारेबाजी शुरू हो गई, ये कहा गया कि मोदी कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। हम उनकी आवाज को उठाने ही गए थे, लेकिन वो मौका देने को तैयार नहीं थे कि वो कुछ बोले, वो हमें वहां से जाने को कह रहे थे। तो जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं और उस दौरान रिपोर्टिंग करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बट हाँ, हमने वहां की सच्चाई दिखाई, हमने दिखाया कि किस तरह की दिक्कतें हैं, और उसी की वजह से जो रिपोर्टिंग मैंने की थी, रामनाथ गोयनका अवार्ड, जो हिंदुस्तान का बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है मीडिया का, वो अवार्ड मुझे दिया गया 2014 की रिपोर्टिंग के लिए। तो ये एक बड़ी बात थी। इसी तरह से जैसे गांव में हम जाते हैं, तो वहां की भी रिपोर्टिंग करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि शहर की चकाचौंध और गांव में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लाइट नहीं है, जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। वहां से जब आपको रिपोर्ट करना होता है, आप कैमरे लेकर जाते हो लोगों के सामने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं होते हैं, उनको डर लगता है कि हम अपनी बात करेंगे, कुछ बुरा ना हो जाए हमारे साथ, तो उनसे उनकी बात को निकलवाना, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हाँ, कोशिशें जारी रहती हैं, और इन्हीं सारे चैलेंज से निपटते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीजों को खबर के रूप में चैनल पर दिखाते हैं, दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया आती है, तो लगता है कि समाज में हमारा भी अहम योगदान है। तो चित्रा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि रिपोर्टर्स एक्चुअली जाके जो भी सिचुएशन है उसको प्रॉपरली अवेयर करें, लोगों को उसको लाएं। तो आपका क्या मानना है कि उनको एथिकली किस लेवल पे होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आज जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, इतनी सारी न्यूज चैनलों की भरमार है, उसमें ब्रेकिंग न्यूज पहले कौन ब्रेक करता है, कितने सनसनीखेज तरीके से हम खबरों को दिखाते हैं, रिपोर्टर जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है सनसनीखेज अंदाज में कैसे वो खबरों को बताता है ताकि दर्शक उसको देख सके, तो ये चुनौती बढ़ गई है। लेकिन हाँ, इन्हीं के बीच में बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो नैतिकता का जो तकाजा होता है, खासतौर से पत्रकारिता के लिए, उसका वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं, और ऐसे लोगों को समाज में एक अलग पहचान भी मिलती है, क्योंकि हम एक दिन झूठी खबरें फैला के दिखा सकते हैं, 2 दिन दिखाएंगे, 3 दिन दिखाएंगे, चौथे दिन हमसे सवाल किया जाएगा कि हर रोज चीजों बनाकर हम हिंदुस्तान के सामने नहीं रख सकते हैं। तो चीजें धीरे धीरे जो लोग कर रहे हैं उनको देखकर दूसरी पीढ़ी सीख रही है, जो लोग नए आ रहे हैं जिनके सामने ये चैलेंज है कि इतने सारे लोगों में हम अलग कैसे दिखें, खबरों को निकालने की चुनौती होती है। पॉलिटिशियन से आप अपने रिश्ते कैसे बनाते हैं कि एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए और बाकी चीजों के लिए आपको दिक्कत ना हो। तो इस तरह की मुश्किलें हैं, लेकिन हाँ, उन चीजों को कम करते हुए जो रिपोर्टर्स हैं, चूंकि मैं खुद भी रिपोर्टिंग करती हूँ, और हमारी पहली प्राथमिकता यही होती है कि हम खबर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें। मतलब हम खबरों का ऐसा प्रसारण नहीं करें कि उसकी जो सत्यता है, जो खबर है, वो मर जाए, बाकी सारी चीजें लोगों को पता चल जाए और जिस खबर को हम दे रहे हैं लोग उस पर ध्यान न दें। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ चैनल जरूर हैं, कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो उसमें मिर्च मसाला लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा दूर रहें तो शायद वो पत्रकारिता के लिए और रिपोर्टर्स के खुद के लिए भी ज्यादा बेहतर होगा। जी जी। और आगे बात करें तो चित्रा बहन, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस लेवल भी, जैसे आपकी बातें मैं सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, तो उसको कैसे डील किया जाए? आई मीन व्हाट डू यू थिंक, क्या कर सकते हैं उसके लिए?
देखिए, अगर कोई पत्रकार है तो उसके लिए 24 घंटे 7 दिन आप समझिए काम करने के लिए उसको तैयार रहना है। कभी भी खबर उसके पास आ सकती है या कभी भी बड़ा मौका आ सकता है जो उसके लिए एक चैलेंज हो और उसमें आपको बेहतर करना है। स्ट्रेस होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब फैमिली को, जैसे मैं अभी 20-25 दिन इलेक्शन के दौरान मैं बाहर थी, मेरा छोटा सा बच्चा है 7 ईयर का, तो वो फोन कर करके कब आओगे कब आओगे, और मुझे रोज झूठ बोलना पड़ता था उसको समझाने के लिए कि बेटो मैं कल शाम को आ जाऊंगी। तो ये जो मुश्किलें होती हैं परिवार को और प्रोफेशन को साथ में लेकर चलना, ये वास्तव में बहुत टफ होता है। लेकिन हाँ, चूंकि आपके सामने एक लक्ष्य है, आपको एक उद्देश्य मिला हुआ है जिसको आपको पूरा करना है, और उसको न सिर्फ पूरा करना है बल्कि उसमें पूरी ताकत झोंक देनी है ताकि आप उसमें सबसे अच्छा कर ले जाओ। तो जब एक लक्ष्य रहता है तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बाकी चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं। लेकिन हाँ, किसी भी महिला के लिए परिवार को और प्रोफेशन को साथ में लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर यहाँ पर हम अपनी चीजों को थोड़ा बैलेंस करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। गोरखपुर एक बहुत छोटा सा शहर, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई भी नहीं की है। मैंने आपको बताया कि दूरदर्शन और सत्या लोकल चैनल पे काम मिल गया, फिर मैं करने लगी और उससे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। लेकिन कई बार ऐसा होता था, लोग बहुत टोकते थे कि इसको क्यों भेजते हो, टीवी में मुंह दिखाने का ये कौन सा काम है, और अच्छा खासा पढ़ाई करती है, टीचर बन जाती है। एक तो लड़कियों के लिए ये होता है कि टीचर बना दो, सबसे अच्छी जॉब जो है वो टीचिंग की है। लेकिन वहां पे मेरी मम्मी हमेशा से खड़ी रहती थी। इवन मैं आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा भी हुआ जब मैं जो यूनिफॉर्म की मैंने बात की, एनसीसी के जो मैं ड्रेस पहनती थी, जब मैं उसको पहन के निकलती थी तो लोग उस पे भी मेरी मम्मी से कि क्या जरूरत है इसको इन करके कपड़े पहनाती हो, लड़कियों को शोभा नहीं देता है। जीन्स पहनना, गोरखपुर में मैं बहुत छोटी थी, आज तो हम लोग मतलब क्या जो कपड़े पहनते हैं, जीन्स स्कर्ट कुछ भी पहन लो दिल्ली में, लेकिन गोरखपुर में मुझे याद है जब मैं क्लास 7th 8th में थी तो लोग मना कर देते थे, और उस चक्कर में मेरे पापा ने घर में बिल्कुल पाबंदी लगा के रखी थी कि जीन्स नहीं पहनना है। फिर मेरी मम्मी चुपके चुपके पैसे बचा के और वो हमारे लिए जीन्स खरीदती थी। पापा जब बाहर चले जाते या जब मेरे मोहल्ले वाले अपने अपने घरों में होते, सन्नाटा होता सड़कों पे, तो फिर हम लोग पहन के उसको नानी के घर जाते या कहीं घूमने चले जाते। तो ऐसा दौर भी मैंने देखा है। तो बहुत जरूरी होता है कि जो फैमिली के लोग हों, खासतौर से मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने अपनी चीजों में कमी करके मेरी जरूरतों को पूरा किया है। अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, अतुल अग्रवाल नाम है मेरे हस्बैंड का, उन्होंने भी मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की। जैसे वो मुझसे बहुत सीनियर रहे हैं, मुझे सवाल पूछने नहीं आता था तो वो मेरी हेल्प करते थे, ऐसे सवाल पूछा करो, ये कपड़े पहना करो, और कपड़ों का सेंस ऐसे डेवलप होता है। तो बहुत सारी चीजों में उन्होंने मेरी मदद की। और फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बेटियां आजकल बहुत आगे जा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, और माँ बाप सिर्फ बेटों के नाम की वजह से ही क्यों पहचाने जाएं, को नाम तो बेटियां भी दे सकती हैं। आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे, आप उनके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो जितना बेटा आपका नाम रोशन करता है, बेटियां भी उतना ही आपका नाम रोशन करेंगी, बशर्ते आप उनको भरोसा रखें। डेफिनेटली, और ये घर से ही होगा। जी, शो भी शुरू किया था जिसका नाम बेटियां था, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। इंडिया न्यूज में तकरीबन 65 एपिसोड हमने बनाए थे। हर संडे को वो कार्यक्रम प्रसारित होता था। उसमें हमने गरीब से गरीब लड़कियों के स्ट्रगल को दिखाया है। बहुत बड़े बड़े चेहरे भी, लता मंगेशकर और कंगना रनौत, इन जैसे चेहरे भी दिखाए हैं। स्मृति ईरानी, मेनका गांधी के भी संघर्ष को दिखाया है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब उन बेटियों को जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनको कोई नहीं जानता है, उनके संघर्ष की कहानी निकाल कर लाती हूँ। और मैंने जैसा कि आपको कहा, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं जब बेटियों का प्रोग्राम करती थी, उसमें भी मैंने देखा है कि जिन लड़कियों ने आगे बढ़कर अपने घर का, परिवार का या समाज का नाम रोशन किया है, परिवार में कोई ना कोई एक जरूर ऐसा चेहरा रहता था जिन्होंने सपोर्ट किया। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि समाज लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता है। ये दुर्भाग्य है कि हम आजादी के इतने सालों के बाद भी अपनी इस दुर्दशा पर इस तरह से बात करते हैं। हम आप शायद लकी लोगों में से हैं जो आज स्टूडियो में बैठकर अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में लड़कियों को बोलने की इजाजत नहीं है। परिवार में अगर वो अपनी आवाज उठा ले, तरह तरह के तंज कसने लगते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसको बताना भी शायद मुश्किल हो अगर हम अपनी जुबान से उसको बोलना भी चाहेंगे। तो दिक्कतें बहुत हैं। लेकिन वो, हाँ, मैं एक एपिसोड का आपसे जिक्र करना चाहूंगी। बहुत सारे एपिसोड हमने दिखाए। एक एपिसोड था, भानुमति उस महिला का नाम था, वो बहराइच जिला है उत्तर प्रदेश का। वहां पर एक छोटे से गांव में रहती थी। उस गांव को आजादी के बाद 2014 में पहली बार वोटिंग का अधिकार मिला। मतलब पहली बार उस गांव के 5000 लोगों ने साल 2014 में वोट डाला। मैंने वहां पर भानुमति के ऊपर शो किया था। मैंने
सुना था लोगों से, कुछ पढ़ा था तो कि किस तरह से एक महिला के संघर्ष की वजह से उस गांव को वोटिंग का राइट मिला। तो वो उसकी पूरी स्टोरी हमने, एक खपरेल के मकान में वो रहती थी, उस गांव में बिजली भी नहीं थी जब मैंने वो स्टोरी की थी, और एक एनजीओ की ओर से छोटे छोटे ये जो सूर्य की किरणों से चलने वाले लैंप होते हैं वो छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे लगाए गए थे ताकि वो वनग्राम क्षेत्र में इलाका आता है तो वहां पर जानवर ना आ पाए। तो उनकी स्टोरीज हमने की, उनकी आवाज को उठाई, लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि वहां की आवाज को अगर आप नेशनल चैनल पे दिखाते हो तो लोगों को भी एहसास होता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। ये गांव जहां पर लाइट तक नहीं है, जहां पर सड़कें तक नहीं है, इतनी दुर्दशा है, पढ़ने के लिए बच्चे बहुत दूर तक जाते थे। तो एक तो वो स्टोरी का चलना किसी नेशनल टेलीविजन पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बाद में भानुमति को मैंने फेसबुक के जरिए भारत सरकार की महिला मंत्रालय की ओर से एक कंपटीशन शुरू किया गया था, 100 महिलाएं चुनने का एक प्रोग्राम बनाया था जिन्होंने अपने संघर्ष से अपनी पहचान बनाई हो समाज में। तो उनकी स्टोरी को मैंने अपने फेसबुक पेज के जरिए रिकमेंड किया था, नॉमिनेट किया था उस अवार्ड के लिए। और अच्छी बात ये रही कि न सिर्फ उनको सेलेक्ट किया गया बल्कि भानुमति को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया और 100 महिलाएं जिनमें बहुत बड़े बड़े भी नाम थे उनमें एक भानुमति को अवार्ड मिला। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जिसको कोई नहीं जानता था, जिसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊं नेशनल चैनल चलाने में हिचकेगा कि हम कहाँ गांव की स्टोरी चला रहे हैं, बट थैंक गॉड, थैंक्स टू इंडिया न्यूज कि उन लोगों ने न सिर्फ प्ले किया, हमने बहुत अच्छे से चलाई और वो भी एक कड़वी हकीकत है। आप इमेजिन करिए हमारे पास अगर 2 घंटे लाइट ना हो तो हमारी स्थिति क्या होती है। लेकिन एक ऐसा 2 मिनट भी चली जाती है तो भी एक बार से एकदम मूड खराब हो जाता है। वहां पर तो लाइट ही नहीं है, वहां पर लोगों को टीवी का मतलब नहीं पता है, वहां पर अखबार नहीं जाता है, वो बिल्कुल कटे हुए लोग हैं हमारे देश से, इस समाज से। उनको नहीं पता कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री का नाम पूछ दो तो बमुश्किल कोई बच्चा बता पाएगा। तो जब ऐसी जगहों की बातें आप लेकर आते हो टीवी के सामने और ऐसी बेटियों की, महिलाओं की आवाज को आप अपनी आवाज से और ज्यादा बुलंद करते हो तो वो खुद के लिए बहुत गर्व की बात होती है। डेफिनेटली, चलो डिटरमाइंड होना, क्योंकि इस तरह से अप्रिशिएशन मिलता है और जो आप कर रहे हैं उसकी रिजल्ट्स भी इतनी अच्छी आती है तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि क्यों ना और भी इस तरह के पिछड़े जो भी वर्ग है या लोग हैं उनको बाहर लाएं। चित्रा जी, जो हमने अभी बात की कि आज के जो वर्तमान समय है, भले हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हों, पर कई ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर औरतों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो इनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इवन ब्रह्मा कुमारीज में आप आई हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितना पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो महिलाएं चला रही हैं, तो आपका क्या कहना है? हाउ वर यू फीलिंग? देखिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की ये पहली संस्था है जो महिलाओं से संचालित होती है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए तो आदर्श के रूप में जो लोग इन संस्था को चला रही हैं, चूंकि वो इतनी, उनका आप एज ग्रुप देखो वो कितनी ज्यादा सीनियर है हम लोगों से, तो उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। और यहाँ से जो शिक्षा निकलती है, जो संस्कार निकलते हैं, वो हमारे समाज को और ज्यादा मजबूत करते हैं। ब्रह्म कुमारी में मैं आई, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों से मेरा सरोकार होता था न्यूज चैनल पर, उन लोगों से मुलाकात होती थी या फिर कभी मौका मिला तो पढ़ती थी मैं ब्रह्म कुमारी के बारे में। लेकिन आज यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई। लालकृष्ण आडवाणी जी को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत तारीफ की और ये वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संस्था ये है जो विश्व के न जाने कितने देशों में फैली हुई है और इसको महिलाएं संचालित कर रही हैं। तो ये मजबूती दिखाता है और हिंदुस्तान के, मैं तो कहती हूँ, हर हिस्से को ब्रह्म कुमारी संस्था से सीख लेनी चाहिए ताकि हर जगह इस तरह की स्थिति हमें देखे। और देखिए, जहां पर महिलाएं मजबूत होंगी वो परिवार, वो घर, वो समाज खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा, जैसा कि ब्रह्म कुमारी में हम देख भी पा रहे हैं। चित्रा जी, आपका यहाँ आना हुआ, आपने कॉन्फ्रेंसेस सुनी यहाँ पर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कौन सी वो एक बात थी जो आपको अपने घर से यहाँ खींच के लाई? आपको क्या बहुत अच्छा लगा यहाँ के बारे में? देखिए, एक बात की महिलाओं से जुड़ी ये संस्था जो महिलाओं को आवाज देती है उनको मजबूत करने का काम करती है। दूसरा, यहाँ पर अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया जाता है। और आज के दौर में जब हमारी इतनी भागम भाग भरी जिंदगी है जिसमें हम कितनी सारी परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करते हैं, जब आप खुद को अध्यात्म के करीब लेकर जाते हो तो बाहरी दिखावे से अंदर की जो शांति होती है वो बहुत मजबूती प्रदान करती है आपको। तो अपने आप को अध्यात्म से हम कैसे जोड़ें, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। मैंने आज भी बहुत सारी चीजों को सुना यहाँ पर जो मैं सीख कर वापस दिल्ली लेकर जाऊंगी। तो एक अध्यात्म और दूसरा इस जगह को महिलाएं चलाती हैं। ये दो बातें बहुत बड़ी हैं जिसने ब्रह्म कुमारी के नजदीक लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। और
मेरी कोशिश होगी कि जब भी मौका मिले, जिस भी रूप में मौका मिले, मैं यहाँ जरूर आऊँ। थैंक यू सो मच चित्रा बहन, आप यहाँ आई, आपने हमको इतना अवेयर किया और डेफिनेटली आपने बहुत मोटिवेट किया है हमारे दर्शकों को, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि डेफिनेटली आपसे वो सीख के बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मित्रों, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है एक छोटा सा भी परिवर्तन समाज के सभी नकारात्मक गतिविधियों में लाने का, तो इस जज्बे को मित्रों हमें अंत तक बनाए रखना चाहिए, चाहे कितना भी संघर्ष हमारे सामने क्यों ना आए। यही प्रेरणा दी आज की हमारी मेहमान चित्रा त्रिपाठी ने। आगे आने वाली कड़ियों में भी हम आपके सामने ऐसे ही प्रेरणादायी मेहमानों को लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे शो एक मुलाकात में। ओम शांति।